बिग बॉस ये एक रियलिटी शो है। ये मैं नहीं कर, ये बिग बॉस के मेकर्स खुद कहते हैं। पर बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट को ये स्क्रिप्टेड लगता है। उनका कहना है ये स्क्रिप्ट को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आपको पता ही ना चले कि ये स्क्रिप्टेड है। आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। इन ऑल रिस्पेक्ट चैनल के फेस हैं, आप चैनल के फेवरेट हैं। यस, एवरीथिंग इज जस्ट देयर, वेरी कैटेगोरिकली मेड फॉर यू, डिजाइन फॉर यू, एब्सोल्युटली डिजाइन, एंड इट वाज एब्सोल्युटली मतलब पूरा स्क्रिप्ट किया हुआ। आई डोंट नो, लोगों को पता चल गया है कुछ लोगों को कि मेकर्स खुद ही डिसाइड करते हैं, विनर खुद ही बनाते हैं, अपने घर से उठा के लाते हैं और खुद ही दिखाते हैं। तो वो चैनल की जो भी स्ट्रेटजी है आई थिंक लोगों को पता चल गई, इसीलिए शायद लोग नहीं उतना देख रहे हैं। तो क्योंकि आप एक लिमिट तक लोगों को उल्लू बना सकते हो, उसके बाद नहीं। पर बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो दिखाने के अलावा एक काम और करता है, वो है इमेज क्लीन करने का काम। जैसे बिग बॉस 60 में साजिद खान की इमेज क्लीन की जा रही थी और बिग बॉस OTT सीजन 2 में पूजा भट्ट की इमेज क्लीन की जा रही है। या फिर आप ये कहो कि इनकी प्रेजेंस आज के यूथ में खत्म हो गई थी, इन्हें कोई जानता पहचानता नहीं था, इसलिए वो इस शो में आई है। जैसे पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी अभिषेक भाई की तरह ये पता चला कि आलिया भट्ट की कोई बहन भी है पूजा भट्ट के नाम से। पूजा भट्ट को भले ही एक भी वोट ना मिला, लेकिन उन्हें बिग बॉस के घर में भेजा गया रैंक 1 देकर। वैसे ही आप एलिस वर्सेस अभिषेक करते रहोगे, सलमान भाई इस बार जनता असली बॉस बोलते रहेंगे और पता चला कि ट्रॉफी मिल गई पूजा भट्ट को। और ऑडियंस की वोटिंग गई तेल लेने, जैसे बिग बॉस के प्रीमियर में गई थी। पर छोड़ो, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं बिग बॉस की इमेज क्लीन के प्रोसेस के बारे में। हमारे पहले बिग बॉस इमेज क्लीनर का नाम है राहुल महाजन, जो कि बिग बॉस सीजन 14 में आए थे। इनके ऊपर ड्रग केस और डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगा हुआ है। एनसीबी के अनुसार ये ड्रग्स तो कंज्यूम करते ही थे, साथ ही साथ ये ड्रग्स खरीदने और बेचने का काम भी करते थे। अगर इनके डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशन की बात करें तो इनकी पहली शादी 2006 में श्वेता सिंह से हुई थी, लेकिन 2007 में श्वेता सिंह ने इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगाकर डिवोर्स फाइल कर दिया था। इनकी दूसरी शादी 2010 में डिम्पी गोंगली के साथ हुई थी, लेकिन डिम्पी गोंगली ने 2015 में इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगाकर डिवोर्स फाइल कर दिया था। और जब इनसे पूछा गया कि आपने डिवोर्स फाइल क्यों किया, तो डिम्पी गोंगली ने बताया कि मेरे साथ वायलेंट अब्यूज करते थे, जैसे मुक्का मारना, लात मारना, बाल पकड़कर खींचना। यहाँ तक कि राहुल महाजन की वाइफ डिम्पी गोंगली ने यह भी बताया कि अगर वो इनका मैसेज नहीं देख पाती थी तब भी वो इनको मारते थे। हमारे दूसरे बिग बॉस इमेज क्लीनर का नाम है असीम त्रिवेदी, जो कि बिग बॉस सीजन 6 में आए थे। इनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा था और ये जेल भी गए थे। मतलब इन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसमें इन्होंने हमारे देश के नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय चिन्ह और हमारे देश के पार्लियामेंट को गलत तरीके से दिखाया था। जैसे इसने अपने कार्टून में पार्लियामेंट को एक कमोड यानी टॉयलेट के रूप में दिखाया था और हमारे देश के नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय चिन्ह को शेर के बजाय भेड़िया के रूप में दिखाया था, इसलिए इसके ऊपर देशद्रोही का केस चला था। हमारे तीसरे इमेज क्लीनर का नाम है सीमा परिहर, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन और पेशे से डाकू और लुटेरी भी रह चुकी है। वो कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। सीमा परिहर समाजवादी पार्टी की मेंबर है, पर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले डाकू और लुटेरी भी रह चुकी है। ये अभी तक 70 लोगों को मार चुकी है, 200 लोगों को किडनैप कर चुकी है और 30 घरों को लूट चुकी है। ये अपने डकैती के करियर के 18 साल बाद साल 2000 में अपने आप को यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। इसके ऊपर 21 क्रिमिनल केस का चार्ज लगता है, जिसके कारण इसे जेल जाना पड़ता है। जब वो जेल में थी तब से उसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ऑफर आने लगता है, लेकिन 2010 में सीमा परिहर को बिग बॉस ज्वाइन करने का ऑफर आता है, लेकिन तब वो जेल में थी, इसलिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करती है बिग बॉस शो में जाने के लिए। लेकिन शुरू में हाईकोर्ट ने इस डिमांड को मना कर दिया, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस डिमांड को मान लिया और बिग बॉस शो में जाने की अनुमति दे दी। सीमा परिहर को बिग बॉस शो से निकलने के बाद 2011 में इसे वुमेन्स विंग्स ऑफ नेशनल करप्शन इरेडिकेशन काउंसिल का हेड बना दिया जाता है। कैसे इमेज क्लीन की जा रही है, डायरेक्ट एक डाकू और मर्डर को एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया जाता है। हमारे अगली इमेज क्लीनर का नाम है स्वामी ओम। शायद इन्हें आप लोग जानते ही होंगे। इनके लक्षण भी कुछ सही नहीं थे। इनके ऊपर मॉलेस्टेशन और साइकिल चोरी का आरोप लगा है, जिसके चलते ये जेल भी जा चुके हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट में भी इन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वामी ओम पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास कर दिए थे। स्वामी ओम लाइव टीवी पर एक औरत को थप्पड़ मार दिए थे। स्वामी ओम पे मोलेस्टेशन का भी आरोप लगा है। अब स्वामी ओम लाइव टीवी पर थप्पड़ क्यों मारे थे, इनके ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज क्यों लगा था, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं।
और जब स्वामी ओम बिग बॉस के घर में गए थे तभी इनकी हरकतें नहीं सुधरी थी। इन्होंने अपने फेलो कॉन्टेस्टेंट बानी जे और रोहन मेहरा पर अपनी टॉयलेट छिड़क दी थी, जिसके चलते उन्हें बिग बॉस के घर से उसी वक्त बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे अगले इमेज क्लीनर का नाम है साजिद खान, जिसे आप लोग जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तब भी ठीक है, क्योंकि ऐसे आदमी को जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितनों का नाम बताया उसमें सबसे घटिया, नीच, बेशरम सब यही है। ये अपने पावर यानी अपने फिल्म के डायरेक्टर होने के नाते अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। जैसे 2018 में #MeToo मूवमेंट के दौरान बहुत सी लड़कियों ने इस पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगाया है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये मीटू है क्या। #MeToo एक मूवमेंट है जिसके अंदर जिस लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल एब्यूज हुई है वो उनके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है। और इस मीटू मूवमेंट के दौरान 9 से ज्यादा लड़कियों और एक्ट्रेस ने साजिद खान के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। और इन 9 लड़कियों के नाम है सलोनी चोपड़ा, आहाना कुमरा, रकेल व्हाइट, मंदना करीमी, डिम्पल पॉल, जिया खान, सरलीन चोपड़ा, सिमरन सूरी, और यहाँ तक कि इसने जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ा जो इसके इंटरव्यू लेने आई थी। और ना जाने कितनी लड़कियों को ये हरास किया हो जो अपनी बदनामी के चलते किसी को बता नहीं पाई। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि साजिद इन लड़कियों से क्या पूछा और क्या कहा करता था, क्योंकि इसके सवाल इतने भद्दे और इतने गिरे हुए थे, इसकी हरकतें इतनी खराब थी जो कि कहा नहीं जा सकता। पर हाँ, जहां से मैं ये सब पढ़ा हूं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप खुद जाकर पढ़ लेना। या फिर आप गूगल में साजिद खान एलिगेशन ऑन मीटू मूवमेंट सर्च करोगे तो बहुत से आर्टिकल आ जाएंगे, आप उनमें से कोई भी पढ़ लेना। साजिद खान की हरकतें इतनी बेकार है कि आपको ये आर्टिकल पढ़ के समझ में आ जाएगा। लेकिन जब ये बिग बॉस में गया था तब ये सारी लड़कियों को बेटा या सिस्टर कहता था, और कहे क्यों ना, क्योंकि इसे अपनी इमेज जो क्लीन करनी थी। लेकिन थोड़े दिन बाद साजिद खान को बिग बॉस के घर से निकाल दिया जाता है। इसलिए नहीं निकाला जाता, ये नॉमिनेट हुआ था या फिर सबके सामने सिगरेट पी रहा था और लोगों को कह रहा था कि जो मुझसे पंगा लेगा वो बाहर चला जाएगा, बल्कि इसलिए निकाला गया क्योंकि दिल्ली महिला आयोग और उन एक्ट्रेस और मॉडल्स जिनके साथ साजिद ने गलत किया था उन सब ने मिलकर गवर्नमेंट को एक नोटिस दिया कि साजिद ने जो हरकतें की है उसे इस वजह से इस शो से निकाल देना चाहिए। इसलिए थोड़े दिन बाद साजिद को इस शो से निकाल दिया जाता है। निकल, पहली फुर्सत में निकल। अब आते हैं पूजा भट्ट के बारे में जो बिग बॉस OTT सीजन 2 में आई है। ये इमेज क्लीन करने बिग बॉस में आई है या नहीं ये तो नहीं पता चला, पर हाँ ये बात हो सकता है कि पूजा भट्ट आज के यूथ में अपनी इमेज बनाने आई है। मतलब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पूजा भट्ट को आज के यूथ जानते नहीं थे। जैसे मुझे भी अभिषेक भाई की तरह ये पता चला कि पूजा भट्ट नाम की कोई एक्ट्रेस भी है जो आलिया भट्ट की बहन है। पूजा भट्ट की तरफ बिग बॉस के मेकर से लेके शो के होस्ट सलमान खान तक सब बायस थे। पूजा भट्ट चाहे कितनी भी गलतियां कर ले सलमान खान उन्हें कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि वही इल्जाम दूसरे पे डाल देते थे। जैसे अभिषेक की परवरिश के बारे में बात करी थी पूजा भट्ट, लेकिन डांट खाई फलक। अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। सलमान खान ने फलक से कहा कि आप लोग की परवरिश पर बहुत जल्दी जाती है, और ये सच भी है। हम बात कर रहे थे ना, ये वही वाले बच्चे हैं जो सिर्फ मदर्स डे पे कंटेंट के लिए मदर्स डे विश कर देते हैं, फोटो क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यार मम्मी जाने दो ना यार, करने दो ना भी। मैंने परवरिश पे नहीं बोला, मैं जमीन में गड़ जाऊंगी अगर मैं परवरिश। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। पर परवरिश पर पूजा भट्ट भी जाती है, उन्हें तो नहीं डांटा गया। दूसरा पाप का घड़ा वाला टास्क पहले पूजा भट्ट ने नहीं की और फिर बाद में इससे इन्फ्लुएंस हो गए बेबिका भी नहीं की, लेकिन सलमान खान के द्वारा डांटा जाता है बेबिका को और पूजा भट्ट को कुछ नहीं कहा जाता। तीसरा पूजा भट्ट ने सारे कंटेस्टेंट को छोटे लोग और छोटी सोच बोला। छोटे लोग, छोटी सोच। लेकिन वीकेंड के बाद पूजा भट्ट को कुछ नहीं कहा जाता, एक शब्द भी नहीं बोला जाता, बल्कि बात किस पे की जाती है कि फुकरा भाई ने बोला वो अपनी ऑडियंस इस शो पे लेके आए हैं, पूरी कम्युनिटी को, यूट्यूब कम्युनिटी को इस शो पे लेके आए हैं। जो बात सच भी है, क्योंकि मैंने आज तक बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा था, लेकिन बिग बॉस OTT सीजन 2 मैं फुकरा भाई की वजह से देखा और वो भी पूरा एपिसोड देखा। फिर बाद में एल्विस भाई भी आए, वो भी अपने सारे ऑडियंस को बिग बॉस के शो पे लेके आए। कुल मिलाकर अभिषेक भाई ने सच ही बोला था जिसे मुद्दा बना दिया गया, और जो बातें मुद्दा बनाने लायक थी उसे दबा दिया गया, क्योंकि वो सलमान की दोस्त है या फिर कहे तो दोनों एक ही इंडस्ट्री से आते हैं। इसलिए सलमान भाई ने पूजा भट्ट को कुछ नहीं बोला, जैसे बिग बॉस सीजन 16 में साजिद खान को कुछ नहीं बोला था। और तो सलमान खान ने पूजा भट्ट को ये कहा कि ये शो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, हाँ जाना जाएगा, पर अभिषेक भाई और एल्विस भाई के नाम से। इन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, स्पेशली साजिद खान की हरकतों के बारे में आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप टाइटैनिक के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हो, जिसमें मैंने एक एक बातें फुल डिटेल में वही फैक्ट्स के साथ की है, वो आप लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।